समझेंगे कि क्लास 12th चैप्टर 1 समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र समझने से पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स समझना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है छोटा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट होता है, यानी व्यक्तिगत आर्थिक जो बाजार में आर्थिक भूमिका निभाने वाला। जैसे मान लीजिए हम घर से निकले और मार्कर की आवश्यकता है, तो मार्कर की आवश्यकता है तो हम बाजार में जाएंगे खरीदने के लिए, तो क्या हमने आर्थिक भूमिका, हम जब वस्तु खरीदेंगे तो पैसा हम ही देंगे। तो इसमें क्या है कि व्यक्तिगत यानी व्यक्ति स्वयं ही आर्थिक भूमिका निभाने वाला होता है। यानी कौन कौन, तो ये हम एक तो हम हो गए। जैसे अगर दूसरा भी व्यक्ति हो जो तुम लोग भी खरीदोगे तो तुम लोग भी क्या कहलाओगे, व्यक्ति बाजार में आर्थिक भूमिका निभाने वाले। तो व्यक्तिगत स्तर पर होता है, उसके बाद भी सामूहिक स्तर पर भी होता है। जैसे तो आर्थिक भूमिका बाजार में कौन कौन निभाता है वो देखते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो हमने आपको समझाया, और उत्पादक जो वस्तु एवं सेवा, जैसे मार्कर निर्माण कर रहा है कौन, तो कंपनी कर रही है, तो ये उत्पादक भी आया। उसके बाद उद्यमी भी आया जो पूंजी लगाती है वस्तु सेवा निर्माण करने के लिए। उसके बाद निवेशक भी पैसा लाभ, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और वो कंपनी में पैसा निवेश करती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर की कंपनी है, मार्कर की कंपनी में मान लीजिए उसके पास पूंजी की कंपनी, इस मार्कर कंपनी को पूंजी की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, अपना शेयर, कुछ शेयर बेच देगा। तो जो बेचा और जो व्यक्ति वो पैसा दिया और वो उसके बदले क्या किया, उस कंपनी की कुछ शेयर खरीद लिया, तो वो क्या करना है, निवेशक कर रहा है। तो ये निवेशक समझ में आया। तो निवेशक था। आप समझेंगे कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में अपनी ये व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में कौन सी विचार व्यक्त की। तो 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने अपनी परिभाषा व्यक्त की कि उपभोक्ता हो या उत्पादक हो, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही वस्तु एवं सेवाओं का मांग एवं पूर्ति करती है, ना कि परोपकारी भावनाओं से, जबकि स्वतंत्र बाजार की वकालत जरूर करता है। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ लिया। अब हम समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो मैक्रो मतलब होता है बड़ा। हम इसमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में राज्य क्या क्या भूमिका निभाती थी। जैसे हमने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता और उत्पादक दोनों अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं को अधिक महत्व देते थे। वो अपनी लाभ को देखते थे, ना कि परोपकारी भावना से देखते थे। हमने ये बताया था एडम स्मिथ के शब्दों, ये सिद्धांत, ये परिभाषा जो दिया था एडम स्मिथ ने, उसमें हमने देखा। लेकिन हमने यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र में हमने यह देखने का प्रयास, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में यह देखने का प्रयास करेंगे कि राज्य आर्थिक उद्देश्य के अलावा वह सामाजिक कल्याण पर को महत्व कैसे देता है वो देखेंगे। तो राज्य अर्थव्यवस्था की कैसी अर्थव्यवस्था रहेगी, अर्थव्यवस्था की भूमिका कैसी रहेगी वह देखेगा। अर्थव्यवस्था में भूमिका कैसे रहेगा वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रोजगार बढ़ेगा या घटेगा, हम ये देखेंगे। उसके बाद राज्य में यानी देश में क्या मुद्रास्फीति रहेगा या मंदी रहेगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का विकास कैसे हुआ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का विकास से पहले यह विचार काफ़ी प्रसिद्ध थी कि कोई कामगार अगर वो काम करने के इच्छुक है तो वो उसे काम मिलेगा, और जो कार्य कर रहा है वो अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करता रहेगा। यह क्लासिकी परंपरा कहलाए जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद
विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 के बीच एक लंबी युद्ध में कोई अगर देश रहता है तो वह स्वाभाविक से है कि उसकी अर्थव्यवस्था पर उतना महत्व नहीं देगा, वो सारा ध्यान अपने सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर देगा। और उसी दौरान वो सभी देश जो युद्ध में शामिल हुए वो सभी देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई तो वहाँ मंदी और बेरोजगारी की सामना करना पड़ा। तो 1929 से 1936 के बीच में यूएसए, ब्रिटेन, यूरोप के और अन्य देश भी आर्थिक मंदी और बेरोजगारी से जूझ रहे थे। तो वहाँ एक ब्रिटेन के ही स्वाभाविक है कि कोई भी देश अगर लंबी अवधि तक मंदी, और यहाँ देखिए 1929 से लेकर 1936 यानी 8 साल अगर मंदी का सामना करता है तो वहाँ स्वाभाविक सा एक विचार व्यक्त होगा। और वहीं ब्रिटेन में मेनार्ड कीन्स के एक विचार आया जो समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बल दिया, और वो यह विचार व्यक्त किया कि अर्थशास्त्रियों को व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से बाहर जाके देखना होगा, और यह समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का विकास हुआ। हम समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स की वर्तमान पुस्तक की संदर्भ, तो इसके ऐतिहासिक संदर्भ है, लेकिन हम वर्तमान में देखेंगे तो हम यह भी जानते हैं कि पूरे विश्व में बहुत सारे देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि हम यहाँ एग्जाम्पल लिए पूंजीवादी। तो पूंजीवादी में उत्पादन कौन करता है? एक निजी व्यक्ति करता है। तो निजी व्यक्ति को क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? तो हम जानते हैं कि 4 कारक हैं जो उत्पादन के साधन में हमें लगेगा ही, फिक्स है, तो ये निश्चित है। तो देखते हैं कौन कौन सी कारक है। तो ये भूमि, जैसे कंपनी जहाँ लगेगी वहाँ भूमि तो चाहिए ना कंपनी को, तो इस पे पूंजी लगता है। उसके बाद श्रम, उत्पादन करने के लिए श्रम चाहिए हमें, तो श्रम लगता है। अब यहीं पर एक सवाल पूछ देगा कि मजदूरी दर क्या होता है? तो हम श्रम के सेवाओं के क्रय और विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है, उसे मजदूरी दर कहते हैं। इतना समझ में आया? ये पूछा गया सवाल है। उसके बाद ऋण लगता है, और उसके बाद लाभ लेता है कौन? उद्यमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी एक निजी व्यक्ति द्वारा खर्च की जाती है और उत्पादन किया जाता है इन चारों कारक के माध्यम से। तो एक निश्चित एक उद्यम, इसमें हमने पूंजीवादी देखा है कि एक निश्चित व्यक्ति ही अपनी संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है। अब समझेंगे कि हम यहाँ अभी समझ लेना अच्छा होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्ति उत्पादन के साधनों पर एकल अधिकार होता है, तो वो क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह समझ में। उसके बाद हम देख लेंगे ये अक्सर पूंजीवादी देश वो विकसित होते हैं। तो विकसित का परिभाषा यहीं अभी देख लेते हैं कि वह देश होता है जिसमें अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, वो कहलाती है। जैसे कौन सी क्या सामाजिक बुनियादी ढांचा क्या कैसे अच्छी होती है? तो सड़क अच्छा हो, उसकी तकनीक अच्छा हो, उसके बाद शिक्षा स्तर ऊंच हो, बुनियादी स्कूल अच्छी बनी हो, उसके बाद स्कूल सड़क बनी हो, उसके बाद अस्पताल हॉस्पिटल बना हो, उस तकनीक उच्च कोटि का लेवल का हो। जैसे एग्जाम्पल में कौन सा देश है? तो अमेरिका, जर्मनी और उसके बाद जापान, ये सब क्या है विकसित देश हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ तो हमने देखा पूंजीवादी में एक विकसित देश में ये निजी व्यक्ति ही उत्पादन के साधनों पर कार्य कर रहा है। लेकिन हम अब विश्व में और भी देश हैं जो विकसित हैं, विकासशील हैं और अल्प विकसित हैं। तो हम देखेंगे कि अल्प विकसित देश में
उत्पादन कौन कर रहा है? तो उत्पादन वहाँ बुनियादी ढांचा नहीं बना हुआ है, यानी सड़क नहीं बना है, स्कूल नहीं बना है, अब हॉस्पिटल नहीं बना है, उच्च तकनीक नहीं है, तो वहाँ कौन, वहाँ शिक्षा नहीं रहेगा। तो अब शिक्षा नहीं रहेगा तो उत्पादन कौन करेगा? किसान परिवार। अब किसान परिवार करेगा तो क्या करेगा? वो अधिकतम उत्पादन वो करेगा, तो वो अधिकतम से अधिकतम उत्पाद वो अपने पास रखेगा और उसका कुछ ही अंश क्या करेगा? वो निवेश करेगा, बेचेगा। तो वो अधिकतम उत्पाद वो खुद रखा, यानी 70% खुद रखा और 30% क्या किया? वो बेचा। तो उत्पादन तो अधिकतम वो अपनी परिवार में ही रख लिया। तो यहाँ अब हमने बता दिया है कि जिस तरह से यहाँ अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित होता है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था तो निम्न होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय तो ये नीचे होता है, जीडीपी उसकी बहुत कम होती है, साथ ही उसकी सामाजिक स्थिति भी बहुत निम्न होती है। जैसे सड़क निर्माण ना हो, स्कूल शिक्षा नहीं हो, रोजगार नहीं हो, सुनिश्चित न होती, ये सब क्या बुनियादी ढांचा है। तो अल्प विकसित में आप लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे विकासशील देश में, जैसे भारत जैसे देशों में, विकासशील देश में भी क्या होता है कि उत्पादन निजी ये क्या होता है? पूंजीवादी सिद्धांत पे ही होता है। और पूंजीवादी सिद्धांत पर होता है तो यही सब कारक आएंगे। एक उद्यमी होगा, जो भूमि होगा, श्रम होगा, ऋण लेगा, लाभ लेगा। तो ये सब क्या होगा? जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, ये सब क्या करती है? उसको भी भूमि चाहिए कंपनी लगाने के लिए, श्रम चाहिए, मजदूर चाहिए, उत्पादन के लिए ऋण चाहिए, ऋण लेती है, उसके बाद लाभ रखती है। तो ये निजी। अब देखेंगे कि अब ये इसके साथ हम विकासशील और विकसित देश में आर्थिक उद्देश्य तो होता ही है, पूंजीवादी ये तो होगा ही, ये तो होगा। इसके साथ ही सरकार भी भूमिका निभाती है। कैसे? तो हम देखते हैं विकसित और विकासशील देश में सरकार क्या करती है? बुनियादी ढांचा निर्माण करती है, यानी सड़क निर्माण करना हो, स्कूल बनाना हो, रोजगार दिलाना हो, उसके बाद हॉस्पिटल बनाना हो, सड़क ये आदि सब तकनीक विकसित करना हो, तकनीक किसानों तक पहुंचाना हो, ये सब क्या है? सरकार ही तो कर रही है। तो ये विकासशील और विकसित देश में सरकार भी उत्पादन करती है। तो समझ में आया? अब देखेंगे कि आप देखेंगे कि जो अगर राज्य कर भी तो लेती है, उसके बाद कर लेती है तो क्या करती है? तो उसके बाद जो अब कर कौन देता है? तो जो उपभोक्ता हो, वो उपभोग कर रहा हो, तो वो उपभोग करता है, तो वो उसके पास आय कहाँ से आया? तो यहाँ जो हम मजदूरी बताए, श्रम, वो फैक्ट्री में काम करता है तो उसके बदले उसे क्या मिलती है? तनख्वाह मिलती है। अब तनख्वाह मिलेगी तो वो क्या करेगा? तनख्वाह मिलेगी तो गवर्नमेंट उससे टैक्स ले रही है। किस बात के लिए? तो सामाजिक कल्याण के लिए। अब सामाजिक कल्याण के लिए टैक्स ले रही है तो वो जीडीपी में साल भर में खर्चा होता है। इतना समझ में आया? अब एक कंपनी उत्पादन करती है तो वो व्यक्ति देश में तो बेचता ही है, साथ में उसका उद्देश्य यह भी रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों को भी वस्तुओं सेवा बेचा जाए। तो वो जो अगर राष्ट्र के अंदर जो बेचा गया अन्य देश को बेचा गया तो वो निर्यात कहलाया। जैसे अमेरिका अभी टैरिफ लगाया ना, किस लिए? भारत पर 50% टैरिफ लगाया। क्यों? क्योंकि बोला गया कि भारत का जो आयातित वस्तु है उस पर हम 50% टैरिफ लगाएंगे। तो भारत उस अमेरिका में वस्तु बेच रहा था तो ये आयात हो गया। जब हम किसी देश में वस्तु बेचते हैं तो वो आयात हो गया। तो आयात समझ में आया? अब जरूर हो सकता है कि हमारे देश के अंदर ऐसी वस्तु की आवश्यकताओं पड़े तो हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, तो वो क्या है? आयात हो गया। तो निर्यात और आयात समझ में आया? थैंक यू।